वेलकम बैक फ्रेंड, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड एंड हम लोग ने क्या देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। राइट नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉड्यूलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज वो देख रहा है, दूसरा देखना आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड का क्या प्रॉपर्टीज है वो देखना है। ठीक है, तो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टीज है बहुत ही सिंपल और सादा प्रॉपर्टीज है। जस्ट आपको एक बार देखना है कि क्या बोल रहे हो। अच्छा, उन्होंने क्या बोला, मॉड ऑफ जेड अगर जीरो रहेगा, मॉड ऑफ जेड जीरो रहेगा मतलब क्या, ये मॉड ऑफ जेड, मॉड अभी कुछ टर्म्स आपको याद दिलाता हूं। अगर मेरे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड कैसे लिखता हूं मैं, मॉड लिखता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है सबको? अच्छा, उसके बाद हम लोग ने किया था कि आर ई ऑफ जेड मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड। टर्म सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं। आई एम ऑफ जेड मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बराबर है। उसके बाद जेड बार मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मतलब जेड अगर ए प्लस आई बी है तो जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा ए माइनस आई बी। ये सारी चीजें याद है हम लोगों को? ओके चलो, तो अभी हम लोग ये प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, जब जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है उसका मतलब क्या होता है। देखो, मॉड ऑफ जेड जीरो है मतलब क्या, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। ओके, अगर मॉड ऑफ जेड अगर जीरो मिल रहा है उसका मतलब क्या, ये भी जीरो है वो भी जीरो है, तभी हम लोग को मॉड ऑफ जेड क्या मिलेगा, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें लेट्स से जेड वन इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री आए तो ये तो जीरो हो जाएगा। नहीं, जब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे तो क्या मिलता है, देखो थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 9 18 मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। समझा? तो ये कभी पॉसिबल है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। हम बोल सकते हैं कि जब जेड इज इक्वल टू जीरो हो और उसी का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऑल्सो जीरो। समझ में आए कहां से हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि अगर मॉड ऑफ जेड जीरो है मतलब जेड पूरा का पूरा जीरो है, उसका मतलब होता है जेड ऐसा है मेरा, जीरो प्लस जीरो आई। समझा? ओके, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या बोला है, देखो कि मॉड ऑफ जेड विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड। मतलब लेट से मैंने अगर जेड बोला कि मेरा लेट से टू प्लस थ्री आया है, बराबर है, तो मॉड ऑफ जेड क्या आएगा, तो मुझे आएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर फोर प्लस इसका स्क्वायर नाइन विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 13 आएगा। ओके, इसका कॉन्जुगेट बोल सकते, नहीं कॉन्जुगेट नहीं, माइनस ऑफ जेड बोला है ना उन्होंने, माइनस ऑफ जेड, कॉन्जुगेट नहीं। तो माइनस ऑफ जेड मतलब क्या, माइनस और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उनको हम लोगों ने माइनस और जेड लिखा, ये साइड अंदर लेके जाओ क्या मिलेगा, माइनस टू माइनस थ्री आए। अभी इसका मॉड निकालते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि माइनस जेड बोला है ना उन्होंने। तो माइनस जेड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, कितना आया रूट 13, दोनों सेम आया, दोनों सेम आया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके, लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग को बोला है कि माइनस ऑफ मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड। मतलब क्या बोला है कि रियल पार्ट का रेंज क्या रहेगा, माइनस मॉड ऑफ जेड टू प्लस मॉड ऑफ जेड, राइट, और इमेजिनरी का भी क्या रहेगा, माइनस मॉड ऑफ जेड टू प्लस मॉड ऑफ जेड। ये क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मुझे किसी ने z बोला कि ये टू प्लस थ्री आए, लेट्स से, हाँ हम लोग बोलते हैं जो उसका वैल्यू निकल सकता है ऐसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, लेट्स से थ्री प्लस फोर आया है, चलेगा। तो मॉड ऑफ जेड क्या आएगा मुझे, तो मॉड ऑफ जेड मिलेगा रूट ऑफ थ्री स्क्वायर नाइन प्लस फोर स्क्वायर 16 विच इज रूट ऑफ 25 और रूट के बाहर आ जाएगा तो 5 मिला। तो मॉड ऑफ जेड कितना मिला, 5। अभी क्या बोला है, इसका रियल पार्ट रेंजेस कर रहा है माइनस जेड, तो ये माइनस मॉड ऑफ जेड क्या बोलेंगे हम लोग, तो माइनस 5 है। ओके, तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो वो 3 है। तो वो क्या है, देखो, तो ये 5 लेस देन माइनस 5 लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू प्लस 5।
समझ में आ रहा है कि ये जो थ्री, जो ये रियल पार्ट है ना, ये जो रियल पार्ट है वो लाई कर रहा है बिटवीन -5 to 5। -5 मतलब माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस 5 मॉड ऑफ जेड, ये रेंज में ही रहेगा कि ये -5 to 5 के रेंज में ही रहेगा हमेशा। उसी तरह जब हम इमेजिनरी भी बोलते तो वो भी इसी रेंज में रहेगा, जैसे ये -5 और ये कितना है 4। कभी भी आप कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, यही एग्जाम्पल नहीं, कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप लोग मॉड ऑफ जेड निकालोगे और माइनस मॉड ऑफ जेड निकालोगे तो रियल पार्ट उन दोनों के वैल्यूज के बीच में ही लाई करेंगे। इतना समझ में आना नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन के बारे में बोल रही है कि यहाँ पे -5 है और ये 5 है, इसके बीच में ही लाई करेगा इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। समझे? ओके, तो ये समझ में आया थर्ड वाला प्रॉपर्टी। लेट्स सी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है z इंटू जेड बार। जेड बार मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर मिलता है। चलो एक एग्जांपल अगेन, z इज इक्वल टू 1 + 2i ले लिया, राइट? ओके, तो उन्होंने क्या बोला, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट पता है मुझे, सिर्फ जो i वाला टर्म होता है वो साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है हम लोग पहले LHS कर लेते हैं। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 + 2i इंटू 1 - 2i। तो हम लोग को पता है कॉन्जुगेट पेयर का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है मुझे 1 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर विच इज 1 - 2 स्क्वायर हो गया 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना आता है? आई स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिला? 5 मिला। तो z इंटू जेड बार 5 मिला। अच्छा, अभी मॉड ऑफ z निकाल के देखते हैं। मॉड ऑफ z कितना मिला मुझे? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 विच इज रूट ऑफ 5। अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर, तो रूट निकल जाएगा तो 5। LHS इक्वल टू RHS आ गया कि जब मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आता है वही क्या आएगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा हो? ये प्रूफ देने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली समझ जाओगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ रहा है कि ये वैल्यूज उन्होंने ये कैसे प्रूव किया, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ट्राई करके देखो, ये वेरीफाई होगा हमेशा, राइट? चलो, तो अभी क्या बोला हम लोगों को? नेक्स्ट बोला है कि जब मैं, ये हम लोग को सीधा सीधा ध्यान में रखने का प्रॉपर्टीज है कि z1 इंटू Z2 किया है ना, मतलब एक कोई मुझे दिया है z और दूसरा कोई दिया है Z2। अगर मैंने z1 इंटू Z2 किया और उसका बाद में मॉड निकाला, वो इक्वल मिलेगा मुझे, अलग अलग दोनों का मॉड निकालूंगा। समझ में आया? मतलब कैसे कि ये z दिया है Z2 दिया है, तो मैंने क्या किया, पहले z1 इंटू Z2 फाइंड आउट किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ तो नंबर मिलेगा a + ib, राइट है ना, इमेजिनरी नंबर मिलेगा, उसका मॉड निकालूंगा मैं z1 इंटू Z2 का मॉड। तो कुछ हम लोग बोलेंगे a² + b², ऐसे करेंगे, बराबर है। और जब इन लोगों का अलग अलग से मॉड, मतलब पहले मैं मॉड ऑफ z1 निकालूंगा, फिर मॉड ऑफ Z2 निकालूंगा और इन दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आंसर आएगा वही आंसर मेरा यहाँ पे भी आने वाला है। समझ में आया? बहुत सिंपल है, इसे ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वाला क्या है। तो डिवीजन में भी वैसे ही बोला, दोनों का पहले डिवीजन कर लो, राइट? मतलब मेरे पास z1 है एंड Z2 है, तो पहले उसका डिवीजन कर लो, z1 बाय Z2 फाइंड आउट करो, राइट? दिस डिवाइडेड बाय दिस, उसका जो आंसर आएगा उसका जब मैं मॉड निकालता हूँ वो मुझे इक्वल क्या मिलेगा, मैंने अलग से z1 निकाला, फिर अलग से Z2 निकाला और फिर उनको डिवाइड किया, तो ये दोनों सेम आने वाले। समझा? बहुत ही इजी सिंपल है कि पहले डिवीजन करो उसके बाद मॉड निकालो, या पहले मॉड निकालो उसके बाद डिवीजन निकालो, आंसर सेम ही आएगा। और वहां पे क्या Z2 0 नहीं रहेगा, क्यों? डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा नंबर जो कुछ भी था वो सब इन्फिनिटी बन जाएगा। ओके, ये भी हम लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है कि z1 + Z2 का स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल, RE मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू Z2। ये एग्जाम्पल आपको चाहिए तो मैं एक सॉल्व कर लेता हूं। एक्चुअली ये एग्जाम में पूछते नहीं हम लोग को, बस ये प्रॉपर्टीज हम लोग को याद रखनी है, कहीं कभी कहाँ पे यूज करनी पड़ गई तो। ओके, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते।
कि Z1 मैंने ले लिया 1+2i, Z2 मैंने ले लिया, मतलब प्रूफ करके देखेंगे, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, इक्वल करके इक्वेट करके देखेंगे बराबर है कि नहीं। और इसको मैंने ले लिया लेट्स से 2+4i, 2+3i ले लिया था। ओके चलो, तो पहले क्या बोला उन्होंने, Z1 + Z2 किया, उसके बाद उसका स्क्वायर किया। तो मैं पहले Z1 + Z2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्या मिलेगा, ये 1+2i + 2+3i, राइट। तो मुझे मिलेगा ये 1 और 2 हो गया 3, ये 2+3 हो गया 5i, ये क्या है Z1 + Z2। अभी इसका मॉड निकालेंगे, तो Z1 + Z2 का मॉड क्या आएगा, तो वो मुझे मिलेगा √3² 9 + 25, 5 का स्क्वायर, तो आएगा ये मुझे आया 34। लेकिन हम लोग ने क्या किया, उसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, तो मैंने क्या किया, Z1 + Z2 का मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट निकल गया 34, इक्वेशन 1 मिला। अभी हम लोग ये LHS लिया ना, अभी RHS लेते हैं। RHS क्या दिया है, Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो पहले मॉड ऑफ Z1 निकालते, यहाँ पे निकाले हम लोग। मॉड ऑफ Z1 क्या आएगा, देखो √1² + 2² 4, तो आएगा √5 बराबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 मिला। ओके, उसके बाद मॉड ऑफ Z2 क्या आएगा, तो वो आएगा मुझे 4 + 9 विच इज √13। तो मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 13 मिला। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते देखो हम लोग, ये हो जाएगा 5 + 13 आ गया, प्लस ये 2 इंटू है, प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले Z1 इंटू Z2 बार करना पड़ेगा। Z1 इंटू Z2 बार है, बार कॉन्जुगेट पेयर है Z2 का, याद रखो, नहीं तो कॉन्जुगेट से नॉर्मल पेयर से, तो ये है 1+2i, Z आ गया Z1, Z2 बार है मतलब इसका कॉन्जुगेट पेयर, तो 2 - 3i आएगा। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, 1 2 × 2, 1 इंटू -3 आएगा -3i, प्लस ये हो जाएगा 4i, ये 2i -6 इंटू 3i, तो -6i²। देखो आराम से, तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस माइनस, तो प्लस i बचा मेरे पास, ये -6i² होता है -1, तो 2 + i + 6, तो कितना आ जाएगा 8 + i। ओके, तो इसका रियल पार्ट लेने के लिए बोला है, तो रियल पार्ट क्या है 8, रियल पार्ट क्या है 8, तो हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 8, रियल पार्ट उसका आया 8। तो मुझे क्या मिला देखो, 5 + 13, राइट, प्लस 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 18 + 16 34 आया। तो LHS = RHS मिला, समझ में आया, हेंस प्रूव, इसको प्रूव किया हम लोगों ने। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर माइनस होगा तो ये -2 रियल पार्ट लेना है, यहाँ पे प्लस लिया था, तो अगर यहाँ पे माइनस आता है, कहाँ पे ये माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। हमारा वो फॉर्मूला याद है ना आपको, a + b² वाला, वैसे ही फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ 2ab लेते थे, वहां पे क्या बोलेंगे 2 × रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 बार। सिमिलरली 9th वाला क्या बोला है, Z1 + Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 का स्क्वायर, जैसे ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, बराबर है। तो इसमें देखो ये दोनों में से ये हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा है, कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट ऑफ प्लस ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, देखो ना सीधा, देखो ये प्लस ये किया, मतलब LHS से अगर हम लोगों ने ऐड किया तो RHS भी ऐड करेंगे, RHS ऐड करेंगे तो ये +2re Z1 × Z2 बार एंड -2re Z1 × Z2 बार, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, Z1 बार का स्क्वायर प्लस Z1 बार का स्क्वायर, 2 Z1 बार स्क्वायर, Z2 2 बार है, तो 2 कॉमन लेके मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। समझ में आया, ये दो फॉर्मूले से 9th वाला डिराइव किया है, इतना याद रखो हम लोग को। ओके, चलो 10th वाला क्या बोला, लास्ट वाला प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है, a Z1 - b Z2 है, a एंड b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस b Z1 + a Z2
मॉड विच इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब जो ये नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये चाहिए तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, उसके लिए LHS निकालो, फिर RHS निकालो, दोनों को इक्वेट करके देखो सिमिलर आएगा, सेम आएगा, इक्वल होगा। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज था मॉड्यूलस का। ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग को नहीं पूछते एग्जाम में, इसमें से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को यूज होता है, इसीलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है हम लोगों को देखना है, बहुत कम और बहुत इजी प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों ने लॉग याद है ना आप लोगों को, तो जब लॉग का किया था उसी तरह इसके प्रॉपर्टीज है। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। जैसे बोला देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है विच इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2। आया समझ में? अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये भी लॉग का फॉर्मूला है, समझ में आया? अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग ने क्या पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या होता है, z1 इंटू z2। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू जेड बार इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, है ना? देखो ना, ये एडिशन है तो मल्टीप्लाई कर दिया सिंगल ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू जेड बार इज इक्वल टू 0। कभी भी याद रखो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट पेयर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट कितना आता है, हमेशा 0। आर्ग्यूमेंट मतलब एक्चुअली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? दूसरा क्या है, फोर्थ वाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार मतलब कोई भी जेड दिया है उसका कॉन्जुगेट ए प्लस आई बी, कॉन्जुगेट होता है उसका a माइनस आई बी, एंड उसका माइनस जेड होता है माइनस ए माइनस आई बी। सब सारी चीजें अलग अलग है, समझ में आया? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार विच इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब ये जेड बार का आर्ग्यूमेंट सेम होगा ये माइनस जेड का जो आर्ग्यूमेंट है उससे, और विच इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड मतलब ये जेड दिया है, उसको अगर मैंने 1 अपॉन जेड कर दिया है ना, ये 1 अपॉन ए प्लस आई बी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे तो उसको हटाएंगे और हम लोग को जो कुछ भी मिलेगा उसका जब मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूं तो वो सिमिलर आएगा इनसे। समझ में आया? मतलब कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड के साथ इक्वल रहेगा, इतना ध्यान में रखना हम लोगों को। ठीक है, ये सब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अभी क्या बोला है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज 0 मतलब क्या, अगर हम लोगों ने ये आर्गन्स डायग्राम निकाला तो यहाँ पे 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, एंड ये अगेन 2 पाई आ जाता है एक रिवॉल्यूशन के बाद। हम लोग मैक्सिमम लिखते तो क्या लिखते हैं, ये रेंज में लिखते हैं थीटा का वैल्यू 0 टू 2 पाई के बीच में। ओके, अच्छा, जब आर्ग्यूमेंट 0 है मतलब ये 0 एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये 0 बना रहा है, मतलब क्या हो रहा, क्या होगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। देखो हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं, ए प्लस आई बी, ये ए प्लस आई बी को प्लॉट कैसे करते हैं, पी ए कॉमा बी, हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, बोलना मत नहीं आता है। ठीक है, तो ए मतलब रियल पार्ट पे, यहाँ पे ए और बी लेंगे यहाँ पे, बराबर है, तो इसको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, बराबर है। और यहां से जो ओपी मिलता है हम लोग को, ये ओ एन पी जो मिलता है, इसका जो ये एंगल बनाता है एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ये थीटा। लेकिन उन्होंने बोला ये थीटा 0 है, ये थीटा 0 है मतलब ये यहाँ पे नहीं, 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये 0 है मतलब ये ऊपर नहीं करा, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, बराबर है। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ a प्लस 0 आई बी होगा, 0 आई होगा तो ही ये पॉसिबल है। मतलब क्या, a देखेंगे और b 0 है तो ऊपर जाएंगे नहीं, यहाँ पे ही मार्क होगा, मतलब ये कौन सा है, रियल पार्ट पे दिखा रहा है, मतलब z इज रियल नंबर, z इज क्या होगा,
रियल नंबर होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को, कि जब आर्ग्यूमेंट जीरो है मतलब वो सिर्फ रियल पार्ट, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब वो प्रॉपरली रियल नंबर है, तो मैं बोलूंगा z इज रियल नंबर। कब बोलूंगा? जब मुझे आर्ग्यूमेंट जीरो मिलता है तब। समझ में आई ये बात? ओके चलो, अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल थिंग्स है, हम लोग डिस्कस करते हैं उसको कि क्या है कैसे है। उन्होंने क्या बोला कि आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू होगा, माइनस पाई बाय टू होगा, तो कौन से नंबर हो सकते हैं। अगेन हम लोग जाते हैं आर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। ये पता है हम लोग को, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी होता है, यहाँ पे जीरो होता है, बराबर है। ओके, यहाँ पे क्या होता है एंगल का वैल्यू, तो ये जीरो, पाई बाय टू मतलब 90, ये पाई मतलब 180, 3 पाई बाय टू मतलब है आपका 270 और ये 2 पाई। समझा? ओके, अभी क्या बोला है, पाई बाय टू है, पाई बाय टू है मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है वो, राइट। कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे, मतलब नंबर क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होगा, उसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब नंबर ऐसे होगा, लेट्स से z इज इक्वल टू, मैंने बोला 2i, 2i मतलब ये हो गया 0 प्लस 2i, मतलब a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है, तो p को प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग, 0,2, 0,2 मतलब यहाँ पे 0 देखा और 2 पे गए, तो ये हो गया 0,2, बराबर है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का, मतलब पाई बाय टू एंगल बना रहा है। अगर पाई बाय टू एंगल बना रहा है मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट जीरो है, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, और दूसरा चीज क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, तो जो आई एम होगा ना, आई एम ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा +2 है ना ये, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, मैं बताता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, बराबर है। अच्छा, अभी क्या होगा, जब हम लोग ये नेगेटिव बोला मैंने, अगर ये 2 आया था ना, उसको अगर मैंने नेगेटिव बोला तो क्या चेंज होगा, लेट्स सी क्या चेंज होता है। तो मैंने बोला ये हो जाएगा -2i। अच्छा, -2i मतलब 0 -2i, मतलब a का वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन b का वैल्यू क्या बन गया, -2। -2 मतलब मैं अभी ऊपर जाऊंगा क्या, नहीं, नेगेटिव पार्ट में जाऊंगा, मतलब नीचे यहाँ पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा -2 होगा, बराबर है। तो ये 0 हो गया, 0 बोल रहा हूँ, यहाँ पे होगा ये प्लॉट p 0, -2। अच्छा, ये कहाँ पे आ गया, ये 3π/2 पे आया है, 3π/2, या फिर पॉजिटिव 3π/2 होगा, या फिर जब मैं यहां से मेजर करूंगा उसको, यहां से मेजर करूंगा तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हो तो माइनस लिख सकता हो, तो -π/2 बोल सकता हूँ, तो इसीलिए -π/2 आया। मतलब क्या, ये भी प्योरली इमेजिनरी ही रहेगा, नरी नंबर, बट एक क्या चेंज होगा आप बताओ, सोचो क्या चेंज हुआ है। ये फर्स्ट वाले एग्जांपल और ये एग्जांपल में जो एम था ना ऑफ जेड, वो लेस देन 0 था, ये -2 था। पहले हम लोगों ने 2i लिया था, तो वो कहाँ आया, यहाँ पे आया π/2 पे, लेकिन -2i लिया तो आएगा -π/2 या फिर 3π/2, दोनों भी सेम है, बराबर। समझ में आया? तो ये 3π/2 एंड -π/2 सेम है। आप बोलोगे कैसे सेम है, तो ये -π/2 अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, 2π -π/2 करूंगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये माइनस करेंगे तो मुझे 3π/2 ही मिलने वाला है। समझ में आई ये बात? तो π/2 रहेगा तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब हम बोलेंगे -π/2 तो इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 रहेगा। समझ में आया? ओके गुड, इतना समझ में आया हम लोगों को। अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज बाकी है, कौन सी, देखते 1 मिनट देखो। अगेन ये मेरा आर्गन्स डायग्राम है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई रहेगा, तो पाई मतलब कहाँ पे आया, तो ये देखो ये लाइन पे रहा है ना, ये लाइन पे, मतलब क्या हुआ, आप बोलो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने बोला π/2 है, तो ये इमेजिनरी नंबर है प्योरली, और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये पाई है, पाई है मतलब ये लाइन पे लाई कर रहा है, जो सिर्फ रियल लाइन है, क्या है, रियल। तो इतना समझ में आया कि नंबर रियल होगा, रियल नंबर होगा, प्योरली क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि रियल पार्ट है ना वो नेगेटिव होगा, तो ही पाई पॉजिटिव होता, तो 0 पे आता है या 2 पाई पे आता है, लेकिन ये पाई पे आ रहा है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी समझ में आए आप लोगों को, बहुत इजी है। ये ध्यान से देखो कि हम लोग आर्गेंस प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं, उसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, 0 पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट 0 है मतलब रियल इमेजिनरी नंबर हो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योरली रियल होगा। अगर ये लाइन पे कहीं पे भी आता है इमेजिनरी लाइन पे, सिर्फ यहाँ 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 यहाँ, तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा प्योरली, ये लाइन पे आता था प्योरली रियल होगा। समझ में आई ये बात। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, देखो पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दो चीजें देखनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, पोलर फॉर्म क्या है हम लोग को देखना है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये हम लोग और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करूंगा, आपको यूनिट सर्कल पढ़ाने वाला हूं, तो यूनिट सर्कल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म हम लोग वहां पे देखने वाले। अभी के लिए मैं वापस समझाता हूँ कैसे है, क्या है, हम लोग पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट से मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a प्लस आई बी, ये तो अभी तक हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, बराबर है। अच्छा, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना उसको आर्गन्स डायग्राम में, तो कैसे प्लॉट करते हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये है मेरा रियल बोल सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, या फिर वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे होगा मेरा ओरिजिन। ओके, अच्छा इसको प्लॉट कैसे करते हो, तो इसका पॉइंट होता है पी, ए कॉमा बी होता है, तो हम लोग प्लॉट करते हैं वो पॉइंट को। तो यहाँ से मैं ए तक गया, लेट्स से ये ए थोड़ा सा बड़े निकला ए, और यहाँ पे ये बी था, राइट। जब इसको हम लोगों ने प्लॉट किया तो मुझे क्या मिला, ये पॉइंट मिला P, जो कि है a कॉमा बी। ओके, राइट। अच्छा, और हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, यहाँ पे जो मॉड हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं उसको हम लोग R बोलते हैं, है ना, मॉड्यूलस ऑफ Z, बराबर है। मॉड्यूलस ऑफ Z मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मॉड्यूलस ऑफ Z हम लोग को पता है, मॉड ऑफ Z विच इज इक्वल टू R हम लोग ऐसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, जब ये यहाँ के एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है ओपी, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है आर्ग्यूमेंट में। ओके, इतना समझ में आया। थीटा मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो थीटा होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैं बताता हूँ। अभी देखो ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस कितना है b। आप बोलोगे ये भी डिस्टेंस कहाँ से आया, तो देखो ये डिस्टेंस b है 0 to b, वही यहाँ पे डिस्टेंस होगा a to b, राइट है, 0 to b तक। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर मैंने इसको m नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने m, o और PMO, ट्रायंगल PMO में देखो साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे, PMO में साइन थीटा क्या मिलेगा मुझे। साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं बोलूंगा b अपॉन r होता है। अच्छा ठीक है, बराबर है। अच्छा, कॉस थीटा क्या मिलेगा, तो कॉस थीटा मिलेगा मुझे एडजस्टेंट मतलब a अपॉन हाइपोटेनियस विच इज r। इतना समझ में आया, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ओके, हम लोग सीख रहे कि पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, राइट। अभी देखो हमारा नंबर कैसे होता है, ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, बराबर, a प्लस आई बी होता है। अभी ये क्या मैं a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, जब हम लोग पोलर फॉर्म मतलब एक्चुअली मतलब हम लोग क्या एंगल में उसको बता रहे हैं, एंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ एंगल, तो क्या मैं a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। हाँ देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये r यहाँ पे चला जाएगा, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। हाँ बराबर है, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मिलेगा मुझे। अच्छा, ये यहाँ से b का वैल्यू भी मिलेगा,
तो b क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अरे हाँ, यहाँ से b का वैल्यू भी मिल गया। अच्छा, दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे हम लोग, तो z इज इक्वल टू a का वैल्यू मिला मुझे r cos थीटा प्लस i b का वैल्यू मिला है r साइन थीटा, राइट। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये r निकल रहा है, तो r अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये क्या है मेरा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आया समझ में? कितना सिंपल था। क्या किया हम लोगों ने, जस्ट ये जो एंगल था उसको यूज करके हम लोगों ने ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट किया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर है। अच्छा, वो पोलर फॉर्म हम लोग लिखते कैसे, यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो, तो हम लोग बोलते हैं पी आर कॉमा थीटा। आर मतलब होता है मेरा ये मॉड्यूलस, थीटा मतलब होता है मेरा आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? इसी को हम लोग पी आर कॉमा थीटा भी लिखते हैं। समझ में आया? तो किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है ये z इज इक्वल टू आर। आर मतलब क्या होगा, तो ये है मेरा आर, हम लोग बोलेंगे ये है मेरा आर, और थीटा मतलब क्या है मेरा tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। समझ में आया? कितना इजी एंड सिंपल है पोलर फॉर्म। समझ में आया? ये नंबर है, बराबर है, उसका ये मैंने मॉड्यूलस निकाला। मतलब हम लोग को क्वेश्चन क्या आएगा, राइट डाउन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग मॉड निकालेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, मतलब मुझे आर मिल गया। अच्छा, बी एंड ए का वैल्यू पता है, मतलब मैं tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए करके थीटा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। जब थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आर का वैल्यू जो भी आएगा वो, थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, डरो मत, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बिफोर एक्सरसाइज हम लोग। तो इतना समझ में आया पोलर फॉर्म के बारे में? चाहिए तो एक एग्जाम्पल अभी कर लेते हैं हम लोग। वेट, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 3 आई, और हम लोग को बोला है कि इसका पोलर फॉर्म लिखो, पोलर फॉर्म में इसको लिखो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंपेयर करके मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू भाई इसका 4 है और b इज इक्वल टू मूला 4 रूट 3 है। किसके साथ कंपेयर किया, तो इसके साथ, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के साथ कंपेयर किया, तो राइट। अच्छा ठीक है, अभी क्या होगा, r मतलब मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है। क्यों, मुझे r चाहिए और थीटा चाहिए, तो पहले r फाइंड आउट कर लेते। तो r क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है मेरा, तो a है 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो क्या मिलेगा 16 प्लस 16 3 जा कितना होता है 54, बराबर नहीं, अरे बोलो 48, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 64। हाँ, मतलब आर कितना मिला, तो मुझे मिला 8। आर मिला, यहीं पे खत्म नहीं, मुझे थीटा भी चाहिए, तो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। ओके, tan इनवर्स ऑफ b क्या है मेरा 4, और ये 4 रूट 3 आएगा, उल्टा लिखा हम लोगों ने, b 4 रूट 3 है, तो 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो tan इनवर्स ऑफ 4 कैंसिल, मुझे मिला रूट 3। अच्छा, tan का कौन सा एंगल रूट 3 होता है, तो मुझे याद है उसके अकॉर्डिंगली तो 60 वाला होता है। 60 मतलब क्या मिला मुझे, पाई बाय 3, है ना। एंगल कन्वर्ट करना आता है ना, ये पाई मतलब 180 होता है, डिवाइड बाय 3 मतलब 60 होगा, समझा। ओके, तो 60 पे आ गया, दोनों चीजें मिल गई। ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो अभी, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r, ये फॉर्मूला लिखते हैं वापस, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो z इज इक्वल टू r कितना आया 8, ब्रैकेट में cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस i sin ऑफ पाई बाय 3। पाई बाय 3 कहां से आया, तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वैल्यू, बराबर है। अच्छा, समझ में आया। इसी को हम लोग और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इतना समझ में आया सब लोगों को, ये हो गया पोलर फॉर्म। ओके, लेट्स सी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत इजी, हम लोगों ने पोलर फॉर्म में क्या लिखा था, तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा था, जहां पे r था मेरा मॉड ऑफ z था,
एंड थीटा था मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बराबर है। अच्छा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जब उसको इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉस थीटा है ना प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं ई रेस टू आई थीटा, राइट। अगर ये सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, और यही होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां पे आर मतलब मॉड्यूलस है, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई के फॉर्म में लिखते हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ये तो पोलर फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, इजी है। लेट्स सी, z इज इक्वल टू आर, आर एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला क्या, आर ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा। तो आर है मेरा 8 एंड ई का ई एज इट इज, आई इंटू थीटा कितना आएगा, π/3, तो लिखो π/3। तो ये होगा मेरा आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल एंड इजी है, ठीक है। क्या आया आंसर मेरा, z इज इक्वल टू 8 ई रेस टू आई π/3, या π/3 आई लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। समझ में आया, ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है मेरा, ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये है पोलर फॉर्म। ओके, क्लियर है यहाँ तक एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म तक। इसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना है। ओके, चलो।